हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आप कैसे हैं मिस? मैं भी ठीक हूँ। आज हम कक्षा 6 की हमारी पृथ्वी को पढ़ेंगे। तो हमारी पृथ्वी में अध्याय 6 में है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इससे पहले आपने पढ़ा है ना कि पृथ्वी का जो 70% भाग है वो क्या है, जल है, जिसे जलमंडल कहते हैं। और लगभग 30% भाग क्या है, स्थलमंडल है। तो स्थलमंडल के भी बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। तो क्या है, जो हमारे पृथ्वी में स्थल हैं वे कहीं बहुत ऊंचे हैं और कहीं बहुत नीचे हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं समतल मैदान भी हैं। तो इन स्थल रूपों का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप भी अपनी किताब और कॉपी निकाल लीजिए। तो पृथ्वी की जो सतह है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है स्थलमंडल और दूसरा जलमंडल, ठीक है। तो स्थलमंडल सभी जगह एक समान बिल्कुल नहीं है। स्थलमंडल पर कुछ भागों में तो हजारों मीटर ऊंचे और उबड़ खबड़ हैं, जबकि दूसरे भाग में क्या है, बिल्कुल समतल जमीन है, मैदानी भाग हैं। और धरातल पर विद्यमान अनियमितताएं ही विभिन्न प्रकार के स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। तो हम इसी स्थलमंडलों के निर्माण को जानेंगे। तो इन स्थलमंडलों का जो निर्माण होता है उसका मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। पहला क्या है, आंतरिक, और दूसरा क्या है, बाह्य। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। तो आंतरिक बलों की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी की सतह के नीचे होती है और इसके कारण कई स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है काफी ऊपर उठ जाती है। तो कहीं क्या होती है, धंस जाती है। और ये जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं इसमें मुख्यतः क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप। शायद आप ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानते ही हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के अंदर से जब लावा जो होता है, जो मैग्मा होता है, जो पृथ्वी का केंद्र क्या है, तरल अवस्था में है, और वो तरल पदार्थ किसी कारण से पृथ्वी के छिद्रों से होता हुआ पृथ्वी के सतह पर आने लगता है और जमकर ठोस अवस्था में लावा के रूप में जम जाता है। तो वही है ज्वालामुखी। और दूसरा क्या कारण है, भूकंप। पृथ्वी के अंदर केंद्र में कंपन होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी में बहुत जगह क्या होता है, या तो भूभाग उड़ जाते हैं या फिर धंस जाते हैं। और इसी कारण से हमारे पृथ्वी में कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं नीचे नीचे घाटियां भी हैं, ठीक है। ये आपने समझा। अब देखिए इस चित्र में दिया गया है प्रमुख स्थल रूप। तो देखिए जो अभी हमने पढ़ा ना, तो उसको देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये क्या है, तटीय मैदान है, ये क्या है, खाड़ी है, ठीक है। ये नदी जा रही है और नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाकर किनारे में छोड़ दी जाती है उससे क्या निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। देखिए नदी के दोनों तरफ मैदान है ना। ये देखिए झील है, ठीक है। तो झील जो है वो गहरा है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कंपन या कंपन के कारण क्या है कि कुछ भाग ऊपर उठ गया है, और जब एक भाग ऊपर उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा भाग, उसके बीच का जो भाग है, जैसे ये भाग हुआ, ये क्या होगा, नीचे धंस जाएगा, और जिसके कारण वो गहरा हो जाएगा और उस जगह में क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा और ये झील का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ तटीय भाग में मैदान है, जो समतल है वो मैदान है, यहाँ पे झील बन गया है, ये पहाड़ बन गए हैं। और जो ये नदियां निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, देखिए बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और वहीं से जो बर्फ के पिघलने के कारण ग्लेशियर से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। जो अधिकतर नदियां हैं जो सालों भर पानी भरी रहती हैं, वैसी नदियां कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से, ठीक है। अब देखिए 2 पहाड़ों के बीच जो निचला स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, घाटी, ये घाटी। जब 2 पहाड़ होते हैं, उसके बीच का जो निचला भाग होता है उसको
घाटी कहते हैं। ये हो गया घाटी, ये हो गए पहाड़, ये नीचे दो पहाड़ के बीच में क्या हो गया घाटी, ये हो गया मैदान, ये हो गया झील, और ये क्या है पहाड़, और ये पठार। पठार क्या होता है, ये तो पठार भी ऊंचा होता है लेकिन उसका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, ठीक है। और ये क्या है समुद्र है, और ये समुद्र के बीच में जो स्थल भाग है इसको क्या कहते हैं प्रायद्वीप। भारत भी इस तरह से है, भारत का 3 भाग क्या है समुद्र से घिरा है, और उसके बीच में भारत का भूभाग है तो उसे भी प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इस तरह से है ना। तो ये चित्र आप समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाह्य, अभी हमने जाना आंतरिक बल ज्वालामुखी या फिर भूकंप, और अभी बाह्य बल के बारे में भी जानेंगे। तो बाह्य बलों की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के सतह के ऊपर ही होती है, और ये पृथ्वी के जो आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितता को है वो काट छाट का कार्य करती है, ठीक है। काट छाट का क्या कार्य करती है, जब पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी का भूभाग कहीं बहुत ऊंचा उठ जाता है, कहीं नीचा रह जाता है, तो जो बाहरी बल होते हैं उसके ऊपर काट छाट करने का काम करती है। तो क्या करती है अवक्षेपण अपरदन करती है, मतलब मिट्टी को बहा के ले जाती है, या पहाड़ों को ऊपरी भाग को काट के ले जाती है, या फिर निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित करना मतलब मिट्टी को बहा कर लाकर किनारे में छोड़ देना। तो इसके कारण भी जो स्थलीय बनावट है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो बाह्य बल हैं वो 3 कार्य करती हैं, ठीक है। जो उसके मुख्य चरण है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। पहले क्या करती है भूभाग को, ऊंचाई जो पहाड़ पर्वत है उसको काटने का काम करती है, बहा के ले जाने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं अपरदन। और परिवहन मतलब उसको जब बहाते हुए ले जाती है तो वो हो गया परिवहन, और जिस जगह पर उसको छोड़ देती है वहां क्या हो गया निक्षेपण, ठीक है। तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, हिम नदी के द्वारा और समुद्री लहरों के द्वारा भी होता है। तो भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है, और क्या होता है भूमिगत जल के द्वारा भी होता है। और पृथ्वी पर चट्टानों की जो ऊपरी परत का टूटना या घिसना जो है प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं अपरदन, उसे कहते हैं अपरदन। और अपरदन की जो क्रिया से उत्पन्न पदार्थ होते हैं जैसे चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या कहलाता है परिवहन। और जब इन पदार्थों को किसी निचली जगह पर जमा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं निक्षेपण। तो तोड़ना क्या है अपरदन, ले जाना परिवहन और किसी जगह छोड़ देना निक्षेपण। तो इस तरह पृथ्वी के जो स्थल रूपों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। तो आज हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सियाचिन जो हिम नदी है वो भारत की सबसे लंबी हिम नदी क्या है बर्फ से ढकी हुई नदी, और यह हिमालय पर्वत में लद्दाख में स्थित है। कहाँ है लद्दाख में, और इसकी लंबाई कितनी है 72 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पर्वत, माउंटेन, ठीक है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है, जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचा हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचा हो या फिर उससे भी अधिक ऊंचा हो सकता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है ना। तो पर्वत का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, और जो शिखर होता है, शिखर मतलब चोटी, क्या होता है सामान्यतः नुकीला होता है। जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और जो चोटी होता है वो इस तरह से नुकीला होता है, ठीक है। और पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है, ठीक है। जितना हमारा विश्व में स्थल भाग है उसका 1/4 क्या है पर्वत ही है। जो पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। जैसे ये एक पर्वत हुआ, फिर दूसरा पर्वत उससे सटा रहता है,
ठीक है, तो इस तरह से श्रृंखला बनाता है। तो इन पर्वतों को कोई घाटी या दर्रा ही दूसरे पर्वतों से अलग करता है। मैंने कहा था कि दो पर्वतों के बीच में जो जगह निचला जगह होता है, ये क्या हुआ, घाटी। तो यही घाटी पर्वतों को एक दूसरे से अलग करता है। वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है नीचे से, और वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। जो नीचे दो पहाड़ों के बीच में जो खाली निचला जगह है उसको दर्रा कहते हैं। जैसे नाथुला, सिपकीला हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। हिमालय पर्वत के बारे में आप सुने हैं। हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है वो भी इसी तरह से है, और उसके दो पहाड़ पर्वतों के बीच में क्या है, एक दर्रा है, घाटी है, निचला जगह है, उसको दर्रा कहते हैं। तो विश्व के प्रमुख पर्वत जो हिमालय हैं, एंडीज हैं, अल्पास हैं, रॉकी हैं, ठीक है। तो इन पर्वतों की जो ऊंचाई वाले भाग में क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे हिम नदी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हिम नदी। बर्फ जगी, और जितनी भी नदियां निकलती हैं वे ज्यादातर कहाँ से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं, और वो सालों भर पानी से भरी रहती, क्योंकि क्या, और गर्मियों में क्या है, पानी उसका स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में बर्फ पिघलने से नदियों में भी पानी का स्तर बढ़ जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ पर्वत के उदाहरण है, पर्वत किस तरह से बनते हैं। देखिए यहाँ कुछ पर्वत है, जैसे पहला नंबर में यहाँ चित्र में, इसको ध्यान से देखिए, ये है सममित बलन, ठीक है। मतलब क्या है, एक जैसा उभार हो रहा है, पूरे में जितना उसके लेयर है सब में एक जैसा उभार हो रहा है, ठीक है। दूसरा है असममित बलन, तो क्या है, किसी में ये जैसे कम हुआ, इसके ऊपर में ज्यादा है, इसके ऊपर और ज्यादा, तो क्या है, एक जैसा नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ये हो गया असममित बलन। उसके बाद तीसरा है समनत बलन, ये देखे है ना 3 नंबर में, ये क्या है, समनत बलन, मतलब ये यू आकार में हो रहा है, नीचे वाला एकदम कम, उसके बाद थोड़ा सा अधिक, तो ये यू आकार में हो रहा है। इसके बाद चौथा नंबर में है प्रतिबलन। प्रतिबलन क्या है, देखिए ये दूसरे तरफ झुक जा रहा है ना, तो ये हो गया प्रतिबलन। इसके बाद है 5वां नंबर परिबलन, देखिए ये एकदम झुका हुआ है और एकदम असमान हो रहा है, तो ये हो गया परिबलन। और 6ठा नंबर है कोणीय बलन, देखिए ये क्या है, कोना कोनी हो रहा है ना, एक नुकीला कोण बन रहा है ऊपर, ये हो गया कोणीय बलन। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वास्तव में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य में है, ठीक है। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, जो कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो पर्वतों के कुछ प्रकार हैं। जो पर्वतों के मुख्यतः 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला क्या है, बलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो एक एक पर्वत को जानते हैं। पहला है बलित पर्वत, जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों पर आंतरिक बलों के कारण बलन मतलब क्या, मोड़ पड़ जाता है, जो ऊपर आपने देखा, ठीक है। जो बलन पड़ जाता है तथा उस हिस्से का जो ऊपर उठ जाना, जैसे इस तरह से कहीं मोड़ पड़ गया, ये वो हिस्सा ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। किसके कारण, आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण किसी चट्टान का जो सतह है ऊपर उठ गया और उसमें एक मोड़ बन गया, तो इस तरह के मोड़ से कैसे पर्वत का निर्माण होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। मोड़ अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जो आपने ऊपर देखा है चित्र में, ठीक है। तो इससे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। और विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो हैं बलित पर्वत ही हैं। और हमारा जो एशिया महादेश है उसमें क्या है, हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं, जो भारत के उत्तर में है। यूरोप में क्या है, अल्पास, और उत्तरी अमेरिका में क्या है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका में रॉकी। एशिया में क्या है, हिमालय, यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। ये क्या है, बलित पर्वत हैं, ठीक है। और जितने भी बलित पर्वत हैं यही सबसे ऊंचे होते हैं। तो हिमालय क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा
नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इसमें भी मोड़ के द्वारा, वलय के द्वारा ही हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना हिमालय पर्वत। ठीक है, आप सुने हैं ना, भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत, कभी देखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, बलित पर्वत है। इसके बाद है भ्रंशोत। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत। तो जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, पृथ्वी का जब आंतरिक बल काम करता है तो कुछ हिस्सों में क्या है कि टूट फूट के कारण वो ऊपर ही जम जाता है और जिससे क्या होता है, पर्वत जैसी आकृति बन जाती है, उसे भ्रंशोत, भ्रंश मतलब टूटना, भ्रंशोत, भ्रंश के कारण जो पर्वत बनते हैं उसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और ऊपर उठे हुए भाग का जो उत्खंड एवं ऊपर जो उठा हुआ है उसको उत्खंड कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश। जो ऊपरी भाग को उत्खंड, निचले भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पर्वत के शिखर होते हैं वे चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं या ढाल जो होती है तीक्ष्ण होती है, बहुत ज्यादा कोनाई वाला होता है। ठीक है, और जो यूरोप का बोस्जेस जो पर्वत है वो उत्खंड का एवं जो राइन नदी का घाटी है वो द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, जो बोस्जेस पर्वत है उसी के नीचे जो घाटी है उसी में राइन नदी बहती है, वो क्या है, द्रोणी का उदाहरण है। तो भारत में जो नर्मदा नदी है वो द्रोणिका से होकर ही बहती है, जिसके एक तरफ क्या है, बिंद पर्वत है और दूसरी तरफ क्या है, सतपुड़ा का पर्वत है। ठीक है, ये भी एक तरह का भ्रंशोत पर्वत है, जो बिंद पर्वत है और सतपुड़ा का पर्वत है और उसके बीच से जो नदियां बहती है नर्मदा नदी है। जो सतपुड़ा पर्वत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण मिल गया भारत में। भारत में क्या है, सतपुड़ा का पर्वत और यूरोप में क्या है, बोस्जेस पर्वत। तो हमारे राज्य में प्रभावित होने वाली जो दामोदर नदी भी है वो क्या है, भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। एक भ्रंश घाटी से होकर ही झारखंड में गुजरने वाली जो दामोदर नदी है ऐसी ही भ्रंश घाटी से गुजरती है। और देखिए यहाँ जानने योग्य कुछ बातें हैं। प्रशांत महासागर में स्थित जो मैना की पर्वत है, मतलब हवाई द्वीप, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,205 मीटर है। जो मैना की पर्वत है वो सागर की सतह के नीचे है। ठीक है, और उसका ऊंचाई है 10,205 मीटर। इसको आप याद रखेंगे। देखिए वही भ्रंशोत पर्वत का यहाँ चित्र में दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। क्या अभी मैंने बताया कि जो ऊपरी भाग है, ठीक है, इस पर्वत में देख रहे हैं ना, ये भ्रंश के आंतरिक कारण से क्या है, कुछ भाग ऊपर ही रह जाता है, ये ऊपर रह गया है ना, इसको कहते हैं उत्खंड। ये ऊपरी भाग को उत्खंड कहते हैं और ये जो निचला भाग है, ये निचला भाग है, इसको द्रोणी कहते हैं। और जहां से भ्रंश नीचे भ्रंश होना शुरू हुआ है, ये निचले जहाँ पे है इसको कहते हैं भ्रंश। ठीक है, और इसका जो अवसाद ऊपर जमा हो गया है उसको उत्खंड और जो निचला भाग रह गया है उसको द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। ऊपर वाला उत्खंड, नीचे द्रोणी और नीचे जहाँ पे जुड़ा हुआ है उत्कर्ष और द्रोणी, उत्खंड और द्रोणी, वो हो गया भ्रंश। ठीक है, जहाँ से वो टूटना शुरू हुआ है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी भी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो क्या है, तरल अवस्था में किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर आने लगता है। तो ज्वालामुखी का जो पर्वतों का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी क्रियाओं का ही परिणाम होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा है, क्या पृथ्वी का जो केंद्र है, क्रोड है, वो क्या है, तरल अवस्था में है, गले अवस्था में है। तो चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से निकलते हैं। गर्म मैग्मा के साथ क्या होता है, चट्टान भी साथ में निकलते हैं। और ये जो मैग्मा है अन्य पदार्थों के
मुंह के चारों ओर जमा होते जाते हैं एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये पर्वत क्या होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत हैं। देखिए इसमें दिख रहा है पृथ्वी की, ये अंदर क्या है, मेग्मा है, और ये मेग्मा किसी कारण से यहाँ पृथ्वी के अंदर क्या है, एक छेद रास्ता बन गया है, और उससे होते हुए ये क्या है, पृथ्वी की सतह पर निकल आ रहा है। साथ में क्या है, कुछ चट्टान भी आ जा रहे हैं, और उसके कारण जब ये बाहर निकलकर ठंडा होके जमने लगता है, ये जमकर क्या हो जाता है, लावा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, जो अफ्रीका का है, अफ्रीका में है, जापान में है, इटली में है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी पर्वत इस तरह से आग जो तरल अवस्था में है ना, जला हुआ पूरा गर्म अवस्था में ये बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और बाहर निकलकर ठंडा होकर जम जाता है, और उसी से पर्वतों का निर्माण होता है। चौथा नंबर है अवशिष्ट पर्वत। तो अपरदन के कारण, अवशिष्ट पर्वत क्या है, अपरदन, अपरदन मतलब टूटना फूटना, ठीक है। अपरदन के कारण पवन, बहता जल आदि लगातार ऊपर वर्णित जो पर्वत है, ऊपर क्या क्या पर्वत आए, जो बलय पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, या फिर ज्वालामुखी पर्वत है, तो उसमें क्या होगा, लगातार जो हवा है, पानी है, उसके ऊपर क्रिया करती है, और क्रिया करते करते क्या होता है, काट छाट करने लगती है, और लाखों वर्ष तक, ये कोई एक दो दिन में ही ये क्रिया नहीं होती, लाखों वर्ष तक ये क्रिया चलती है, और इसके फलस्वरूप जो पर्वतों की ऊंचाई है वो जो है बहुत कम होने, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और इन्हें ही क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई में बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उसमें काट छाट करके उसको बहा देती है, और अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो भारत का जो अरावली पर्वत है, श्रृंखला है, इसका अच्छा उदाहरण है। तो अरावली के जो पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप ग्रहण कर चुकी है। तो कौन है, अरावली के जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, जो पवन और जल के द्वारा काट छाट करके बनाए गए हैं। तो पर्वतों से क्या लाभ है ये देखते हैं, ठीक है। तो पर्वतों के लाभ, ठीक है, पर्वतों से अनेक लाभ हैं, ठीक है, जो आगे दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, पर्वत क्या है, जल के संग्रहागार हैं, और बहुत सी जो नदियों का उद्गम स्थल है वो पर्वतों में स्थित हिमानियां ही हैं, जो ग्लेशियर है वहीं से नदियां निकलती है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारी देश की भी ज्यादातर नदियां कहाँ से निकली है, हिमालय से ही निकली। हमारी जो प्रमुख नदी है गंगा, वो भी कहाँ से निकली है, हिमालय से ही निकली है, हिमालय के ग्लेशियर से। तो गंगा का उद्गम स्थल क्या है, गोमुख है, जो हिमालय में स्थित है। तो इस तरह से क्या है, पर्वत अपने में बहुत पानी संग्रह करके रखता है, और नदियां जितनी निकलती हैं वो उन्हीं पर्वतों से, ग्लेशियर से निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है, पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई एवं पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। जो पर्वतीय जल है, जो नदियों के द्वारा निचले भाग में आ जाती हैं, उनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कितनी उपयोगी है ना पर्वत। और क्या है, पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है, आश्रय, गोंद प्राप्त होते हैं, और वही बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होती हैं। तो जितनी जड़ी औषधियां बनती है, उसके लिए जड़ी बूटियां भी हमको कहाँ से मिलती हैं, हमारे देश के लिए ज्यादातर हिमालय के पहाड़ों में मिलती हैं। तो हिमालय के पहाड़ में ऐसा कोई औषधि नहीं है जो नहीं उगता है। तो चौथा नंबर क्या है, पर्वतों की ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती है, और ये क्या है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन जो व्यवसाय है वो बहुत ज्यादा चलता है, तो लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे। पांचवा नंबर है, कुछ खेल सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही खेला जा सकता है, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग,
रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये सब क्या है, खेल जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही खेला जा सकता है। ठीक है, तो खेलों के लिए भी पहाड़ी क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। आगे है पर्वत जलवाष्प से लदे बादलों को रोककर वर्षा कराने भी सहयोग करता है। तो जो पानी से भरे बादल होते हैं उनको रोकने का भी काम करता है पहाड़, क्योंकि क्या है, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं और पहाड़ के रास्ते में जब बादल के रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं तो उस जगह में वो बरसने लगते हैं, जिसके कारण भी वर्षा होती है। 7वां नंबर है पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, हमारे अर्थव्यवस्था का भी आधार है। और ये सारे खनिज ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह देखिए पर्वत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो हमने आज पढ़ा पर्वतों कैसे बनते हैं, पर्वतों से हमें क्या लाभ है। तो आज के लिए इतना ही, और इसका जो बाकी पार्ट रह गया है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आपको कोई चैप्टर पहले वाला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।